नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी घट रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। माना जाता था कि अमित शाह के युग में कुछ भी संभव है। कांग्रेस के अपने ही जिस तरह से उसकी जड़ें खोदने में लगे हैं, वहां कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर घमासान मचा है कि किसने कांग्रेस की सुपारी ले ली है। इन दिनों एक अंकल का नाम आ रहा है, सैम अंकल, यानी सैम पित्रोदा। कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के सलाहकार रहे, इसके पहले उनके पिता के भी सलाहकार रहे। किस तरह से जानबूझकर सैम अंकल, जो पुराने सत्यनारायण पित्रोदा थे, उनकी फिक्सिंग भाजपा के शीर्ष से हो गई है, इस बारे में क्या सच्चाई है, इसे हम आगे जानने समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बात छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मामला वही पुराना महादेव सट्टा ऐप, जिसे लेकर देश भर में हंगामा मचा है। भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं। 508 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप विधानसभा चुनाव के पहले लगा था, जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई और उसके बाद हाल में ही छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद कुछ आरोपियों को रिमांड पर लेके तरीके से पूछताछ की, तो उसके बाद कुछ बड़े हैरान करने वाले और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में एक साथ छापेमारी शुरू हो गई है। करीब 20 ठिकानों पर एक साथ ईओडब्ल्यू के 5 से 7 अधिकारी पहुंचते हैं। 9 मई की अलसुबह, जब लोग सो के भी नहीं उठे थे, ये ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईओडब्ल्यू की टीमें सुबह से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कांकेर और राजनांदगांव में एक साथ कार्रवाई में जुटी है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद हैं, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन में एक आलीशान कोठी दिखा रहा हूं। ये मकान है हवलदार विजय पांडे का। चारमा के रहने वाले हैं। जेल में बंद एएसआई चंद्रभूषण वर्मा की निशानदेही पर यह कार्रवाई चल रही है। चंद्रभूषण वर्मा ने कई राज उगले हैं। चारमा के वार्ड नंबर 13 में रहने वाले विजय पांडे के अलावा चंद्रभूषण वर्मा के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है। कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, कई पुलिस के अन्य अधिकारियों के अलावा साराफा कारोबारियों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। दुर्ग के प्रकाश सांखला, राजेंद्र जैन जैसे कई नाम सामने आए हैं, जहां ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। महादेव सट्टा आईडी के संचालकों ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का भरपूर इस्तेमाल किया। बताया जाता रहा कि चंद्रभूषण वर्मा पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के रिश्तेदार थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद परतें खुलने लगी। मौजूदा छापेमारी में भी चंद्रभूषण वर्मा का एक बड़ा योगदान है। ये बंद पड़े शटर सहेली ज्वेलर्स भिलाई के हैं, सांखला ज्वेलर्स के हैं। ऐसे ही कई ज्वेलर्स की दुकानें अक्षय तृतीया के एक दिन पहले इस तरह से बंद होना जाहिर करता है कि पुलिस कितनी एक्टिव मोड में है। पुराने मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा की रिश्तेदारी वैसे तो महादेव सट्टा बुक के संचालक रवि उप्पल से भी बताई गई। वही रवि उप्पल जिसने खुद मुझे 50 लाख का मानहानि का नोटिस दिया। बाद में उसके एक और पार्टनर सौरभ चंद्राकर ने भी मुझे 50 लाख का मानहानि का नोटिस दिया। इस 1 करोड़ के मानहानि के नोटिस से उन्हें लगा कि हम डर जाएंगे, लेकिन लगातार हमने महादेव सट्टा आईडी की खबरों को दिखाया, जनता के हित में आवाज उठाई। अब जब पुराने मुख्यमंत्री का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है तो मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। देखने वाली बात यह है कि पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी कब तक गिरफ्तार होते हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है। महादेव सट्टा ऐप के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, बताया जा रहा है कि वो बेहद निर्णायक कार्रवाई है। इस कार्रवाई के अलावा जो अहम सुराग मिले हैं, उसके बाद अब बारी होगी सफेद पोश नेताओं की गिरफ्तारी की। ईडी ने जब 508 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी का आरोप लगाया और बाकायदा इस बारे में कोर्ट को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ दस्तावेज उपलब्ध करवाए, तो यहाँ साफ तौर से प्रश्न खड़ा होता है कि 2 महीने बाद आखिर भूपेश बघेल या इन्हीं के तरह अन्य राजनेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई, इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन लगता है अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। लोकसभा का चुनाव भी छत्तीसगढ़ में निपट चुका है। भूपेश बघेल राहुल गांधी के लिए रायबरेली गए हुए हैं, वहां व्यवस्था संभाल रहे हैं। व्यवस्था का अर्थ आप अच्छी तरह समझते होंगे कि कैसे भूपेश बघेल के नेतृत्व में असम
चुनाव के दौरान व्यवस्था संभाली गई थी। 2022 में यूपी चुनाव के दौरान जब प्रियंका गांधी उस चुनाव की सर्वा थी कांग्रेस के लिए, तब कैसी व्यवस्था संभाली गई थी। ढेर सारी व्यवस्था को व्यापक स्वरूप देने के बाद कांग्रेस के हाथ क्या आया, ये सब अच्छी तरह जान चुके हैं। कांग्रेस की ऐसी हालत के पीछे कोई अगर कसूरवार है तो वो खुद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन अब जो नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से चली जा रही है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के तमाम दिग्गज तो शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन अब शक की सुई कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के कभी सलाहकार हुआ करते थे, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इससे पहले राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, उड़ीसा के रहने वाले सत्यनारायण पित्रोदा किस तरह से सैम पित्रोदा बन गए और अचानक उनका क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी मास्टरमाइंड के साथ अंदर खाने कोई पैक्ट हो गया है। तो इसकी शक की सुई साफ तौर पर खुद सैम पित्रोदा की हरकतों पर जा रही है। 2019 का आपको लोकसभा चुनाव याद होगा। चुनाव के एंड पहले सैम पित्रोदा ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचा था और कांग्रेस सीधे तौर पर बैकफुट पे आ गई थी, कमोबेश वैसे ही हालात 2024 में भी जानबूझकर सैम पित्रोदा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है। मैं आपको 2019 का वो बयान एक बार फिर याद दिला रहा हूं, जिसमें सिख दंगों के बारे में पूछे गए प्रश्न पर सैम पित्रोदा ने साफ तौर पर कहा था, हुआ तो हुआ। आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। उस दौरान राहुल गांधी के सैम अंकल ने सिर्फ एक ये बयान नहीं दिया था, तब उन्होंने बहुचर्चित पुलवामा हमले के बारे में भी कहा था, हमले तो होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया था। लेकिन 2024 में तो हद ही हो गई। पहले उन्होंने विरासत टैक्स का समर्थन करते हुए बताया कि भारत में भी ऐसा संभव हो सकता है, अमेरिका में ये कानून है। इस तरह की बातें सैम पित्रोदा ऐसे वक्त में कह रहे थे जब खुद राहुल गांधी और कांग्रेस संपत्ति सर्वेक्षण और विरासत टैक्स के मामले में घिरी हुई थी। उसमें सैम पित्रोदा के उस बयान ने आग में घी का काम किया था। उस बयान से कांग्रेस अभी उभर ही पाती कि एक और नया बयान आया है, जिसमें सैम अंकल साफ तौर पर कांग्रेस को पूरी तरह लगता है बर्बाद करने पर तुले हैं, परेशान करने पर तुले हैं। बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कांग्रेस के लिए। अमेरिका में बैठे ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार स्टेटमेंट को दिए हुए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि उत्तर भारत की तुलना गोरों, पश्चिम के रहने वालों की तुलना अरब, पूर्व में रहने वालों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारत के रहने वालों की तुलना अफ्रीकियों से की जा सकती है। Another group which says, look, our founding fathers fought for British Raj, not for Hindu Rashtra, but for a secular nation. Pakistan decided to create a nation based on religion and see what happened to them. We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. ये बयान आना था और कांग्रेस की ओर से भी सफाई आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी भरा इस मामले में कहां चुप रहने वाले थे। कांग्रेस और राहुल गांधी के थिंक टैंक बने जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, बकायदा एक तरह से माफी मांगते हुए कुछ उपमा वाली बातें कह दी, कहा कि ऐसी उपमा से हम इत्तेफाक नहीं रखते। कितनी बेचारगी से जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, उन पर भी गौर किया जाए। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद चारों तरफ से घिरी हुई कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य ने, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। मैं उनकी कही बातों को 2 भागों में दिखाऊंगा। पहले ये गुस्से वाली बात। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होती है? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग
चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। दरअसल कांग्रेस जो सोच नहीं सकती उस तरह का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से हो जाता है। इस बार भी कुल मिलाकर ऐसा ही हुआ। कांग्रेस का ये सेल्फ गोल कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। अब बात आदिवासी राष्ट्रपति की थी। इस बारे में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर बेहद संवेदनशील बातें कही। बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि ये द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। माँ बाप ने कितना सुंदर नाम रखा होगा, सत्यनारायण पितोद्रा, लेकिन कब सत्यनारायण सैम बन गए, क्या उनका धर्मांतरण हुआ या नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से उनकी वेशभूषा है, उसे लेकर सोशल मीडिया में कुछ बदमाशियां शुरू हो गई है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने बाल क्यों नहीं काला किया, दाढ़ी क्यों काली कर ली, किस तरह से वो दिख रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा पर भी तीखी टिप्पणी हो रही है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि दाढ़ी काली की और क्या क्या। खैर, इस बारे में नहीं जा रहा हूँ क्या काला किया उन्होंने, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसे लेकर काफ़ी चटखारे ले लेकर लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जब सैम पितोद्रा ने साफ तौर पर काले गोरे वाली बात करी ली है, तो भला उन पर क्यों नहीं टिप्पणी होगी। लोग तस्वीर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बाल यूरोपियन जैसे हैं, आंखें चाइनीज जैसी हैं, और उनके माथे को बता रहे हैं खालिस्तान जैसा है। नाक के तरफ लोग बता रहे हैं ये अरेबिया जैसी है, और दाढ़ी के मामले में तो लोगों ने बता दिया जो काली की हुई उनकी दाढ़ी है ये अफ्रीकन की तरह है, और पूरी तस्वीर के बारे में बता दिया यूनियन ऑफ पितोद्रा। भला इस तरह के मजाक क्यों नहीं उड़ाए जाएंगे। लेकिन ऐसे मजाक के पीछे भी एक हकीकत जो चलकर सामने आ रही है, जो लगभग पुष्ट होती नजर आ रही है। सैम पितोद्रा ने कहीं कोई मोटा भाई से पैक्ट तो नहीं कर लिया, क्योंकि मोटा भाई के बारे में जो बातें स्पष्ट है कि वो दुश्मन को भी अपने पाले में कब मिला ले, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सैम पितोद्रा जैसा व्यक्तित्व जो पुरानी यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के सलाहकार भी हुआ करते थे, काफी समझदार कहलाते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक रहे हैं, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं। ये ऐसा बयान एन चुनाव के पहले जानबूझकर बार बार क्यों देते हैं, और अब बयान दे ही दिया तो कांग्रेस ने उन्हें आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाई दिया, बर्खास्त कर दिया। लेकिन लगता है बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कांग्रेस को शायद बहुत देर से समझ में आया, लेकिन यह खुशी इस बात की है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि वामपंथ विचारधारा वाले कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रहे हैं और दक्षिण पंथ हावी हो रहे हैं। अब तक होता यह था, किसी राष्ट्रवादी या धर्म से जुड़े मुद्दे पर इतना हो हल्ला मचाया जाता था, इतना नैरेटिव फैलाया जाता था कि शायद दबाव में आकर देश के प्रधानमंत्री को भी गौ सेवकों को गुंडा बताना पड़ता था। लेकिन ऐसा पहली बार अब देखा जा रहा है कि वामपंथ की ओर बढ़ चुकी कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर है, और अपने ही थिंक टैंक ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पितोद्रा को बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा, बार बार सफाई देनी पड़ी, और माफी की शक्ल में कांग्रेस के साथ और ज्यादा बुरा हो गया। लगता है कांग्रेस के लिए मुसीबतें चारों तरफ से आ रही है। दक्षिण से भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस के
मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है कि राम को नकारने वाली कांग्रेस अब और ज्यादा परेशान हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कर्नाटक से कांग्रेस के मंत्री आर.वी. थिम्बापुरु ने कहा, महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण श्रद्धा और विश्वास से करती है, लेकिन रेवन्ना उनके रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। दरअसल थिम्बापुर उन रेवन्ना की बात कर रहे थे जिन पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि रेवन्ना के ऐसे कामों के लगभग 3000 वीडियो हैं। 26 अप्रैल को जैसे ही इस वीडियो की जानकारी सामने आई, वैसे ही कर्नाटक सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त जर्मनी में है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, वहां से कांग्रेस के लिए राहें और ज्यादा कठिन हो गई है। लोकसभा चुनाव के अभी 4 और चरण बाकी हैं। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड अमरावती की सांसद नवनीत राणा भला कहाँ चुप रहने वाली थी। पहुंची थी वो तेलंगाना के करीमनगर चुनाव प्रचार के लिए। वहां उन्होंने हैदराबाद के छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के द्वारा 2013 में दिए गए एक बेहद विवादित बयान की याद दिलाते हुए साफ तौर पर कह दिया, 15 मिनट क्या 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया से जुड़े हुए इन दोनों ही बयानों पर आप गौर करें। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। वो छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आ सकते। कुल मिलाकर देश और समाज में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वह हमें लगातार आपको अवगत कराना पड़ रहा है, सजग करना पड़ रहा है। देश और समाज के लिए हमें कैसे जागरूक रहना चाहिए। राजबोध के जनमंच को यदि आप सहयोग देना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजबोध आपका अपना जनमंच है, आप हमारी ताकत हैं, जिनके बदौलत हम देश और समाज को सुदृढ़ करने के लिए विचार आंदोलन के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो राजबोध के इस अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।